वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से आज़ादी नशरियात सिटी 41 की जारी है, उसमें आपको खुशामदीद कहते हैं। हमारे ख़ास मेहमान हमें ज्वाइन कर चुके हैं और ये ख़ास इसलिए हैं क्योंकि मैं हमेशा सबसे ज़्यादा इज़्ज़त और एहतराम उस साथ करता हूँ और दो ऐसी शख्सियात हैं जो ना सिर्फ मेरे शहर बल्कि पंजाब पाकिस्तान की सतह के ऊपर बहुत एहतराम और मुकद्दम जानी जाती हैं। सबसे पहले राव मोहम्मद इकबाल साहब माहिर तालीम है, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, उस्ताजुल उस्ताज़ा मैंने कहता हूँ हमेशा। हमने क्योंकि अपने बचपन से थोड़ा आगे कर लें, वहाँ से पढ़ाई का जब आगाज़ किया तो उनसे पढ़ते हुए आए और उस्ताद ही हैं जो हमें निखार के यहाँ तक पहुँचाते हैं और इस पाकिस्तान को भी इन्हीं की सोच की ज़रूरत है। उनके साथ हाफिज़ गुलाम मोहिउद्दीन साहब मौजूद हैं, सदर ऐप का पंजाब हैं और बल्कि टीचर एसोसिएशन जितनी भी उस्तादा की है उनकी नुमाइंदगी करते हैं और सरकारी मुलाजमीन की पंजाब भर के अंदर नुमाइंदगी करते हैं। आपसे जब भी मुलाकात होती है तो ये पाकिस्तान की और पाकिस्तानियत की बात करते हैं। मैंने आज मेहमान भी वो बुलाए हैं जो किसी भी चीज़ से हटके सिर्फ पाकिस्तान की बात करें। मैं राव साहब की तरफ बढ़ूँगा पहले, क्योंकि राव साहब और मैं एक तकरीब में इकट्ठे थे तो राव साहब ने ये किस्सा सुनाया कि मेरी 3 साल की वालदा, मैं राव साहब की तरफ बढ़ूँगा, चाहूँगा यही वो सुनाएं। राव साहब, ये जो किस्सा आपने बचपन को सुनाया, हमने अपने आबाओ अजदाद की कुर्बानियों के किस्से सुने, आज हमारे अंदर जज्बा है। मियाँ तारिक मीर साहब पहले मौजूद थे प्रोग्राम में, वो जब कहते हैं पाकिस्तान का मतलब क्या ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, ये देखें साथ ही वो पूरी जिस्म की कैफियत बिल्कुल सही नहीं बदल रही आज के हमारी जेनजी और जेन अल्फा के अंदर। कैसे पेनिट्रेट कराएं और ये किस्सा जो आपने सुनाया था उसे दोहराएं ताकि आने वाली नस्ल को पता चले कुर्बानियाँ कैसे दी जाती हैं, जो बड़े आसान से कहते हैं पाकिस्तान ने सानों की देता। सब तो पहले तो मैं सलाम में अकीदत पेश करना चाह रहा हूँ उन गुमनाम सिपाहियों को जिनके खून से ये मुल्क बना है, जिन्होंने कुर्बानियाँ दी हैं, ख़ानदानों ने कुर्बानियाँ दी हैं। ये शिफ्टिंग जो है ना, आप अब कभी आप कोशिश करके देखें कि जब आप अपना घर शिफ्ट करते हैं ना, नया बनाते हैं, अपने पुराने घर से नए में जाते हैं, तो ये कितना मुश्किल काम है, कितना मरला है, मुश्किल है कि बंदा सोचता है कि इसको कैसे मैं शिफ्ट करूँगा। और फिर ये कि सब कुछ छोड़ाना और अचानक से छोड़ाना, तो दीवार से प्यार हो जाता है। हाँ, और अचानक से छोड़ जाना और आगे ये पता ना हो कि हमारा आगे फ्यूचर क्या है, अब हमने जाना कहाँ पे। फिर लोग बिछड़ गए क्योंकि जब वो कत्ल गारत शुरू हुई है, जंगे जो है ये हमारी पार्टीशन थी, उसके बाद जब ये 1947 में फ़ौरन से ये जो पाकिस्तान बना तो उस वक्त ये हमारी जो बुज़ुर्ग हमें बताते हैं कि उस वक्त कत्ल गारत ये मारदार नहीं थी, लोग सुकून से आ रहे थे जा रहे थे। लेकिन उसके बाद कुछ र्यूमर्स इस तरह की फैली कि वो मुसलमान उधर मार रहे हैं हिंदुओं को या सिखों को, या वो सिख यहाँ उधर मार रहे हैं। तो उसके बाद जो है ना ये भगदड़ मच गई और ये मैं समझता हूँ कि हमारे बाओ-अजदाद जो है वो 48 में है, 47 में नहीं आ सके, 48 में, कि वो सोच रहे थे कि पता नहीं पाकिस्तान बन गया, क्या होगा क्या नहीं होगा, इंतज़ार में थे कि अभी पता नहीं कोई अनाउंसमेंट होगी। तो इस तरह से तो फिर उसके बाद जब ये भगदड़ मची है, फिर उनके बाद जो कोई अपना थोड़ा बहुत सासा था वो उन्होंने समेटा और अचानक से निकल आए। और फिर ये नहीं पता था कि आगे फ्यूचर क्या होगा। ये देखें हमारी जो नस्ल है उनको इस बात का बिल्कुल इल्म नहीं है और मैं ये समझता हूँ कि हमारे निसाब के अंदर इस तरह की बातें होनी चाहिए, कहानियाँ होनी चाहिए कि बच्चे जो है, क्योंकि बच्चे के पास जो बुक है उसने वहीं पे जो कुछ उसने सीखना है उसी से सीखना है। उसके बाद अब उसके पास मीडिया आ गया। अब हमारे दौर में जो हमारा मीडिया था, हमारे वालिदैन थे, हमारे बुज़ुर्ग थे, हमारी पर्या पंचायत होती थी, हमारे बुज़ुर्ग थे, चौपाल पे बैठते थे, तो वहाँ से जो बातें हम सीखते थे वही हमारा मीडिया था, वही सोर्स है हमारा इल्म का। तो जो नॉलेज हमें वहाँ से गेन किया वही हम आगे ट्रांसमिट कर रहे थे। तो अब क्योंकि मीडिया आ गया, वो माँ बाप की बात नहीं सुनते, माँ बाप के पास बैठते नहीं हैं, उनसे मशवरा नहीं करती जनरेशन हमारी, उनसे बातें नहीं करती, उनसे कहानियाँ नहीं सुनती। हमारी माएँ तो ये हमें सुनाती थी, तो लोरियाँ देती थी, तो उसमें मैसेज था पॉजिटिव, कोई दुरूद पाक पढ़ा जाता था, तो फिर तरबियत पे असर होता है बच्चों का। अब आप देख लें कि जब अब जो बच्चे हैं तो उनको मोबाइल दिया जाता है और जब तक मोबाइल नहीं होगा वो खाना भी नहीं खाता, मोबाइल नहीं होगा तो वो कोई एक्टिविटी भी नहीं करता है, मोबाइल सामने रख के वो एक्टिविटी कर रहा होता है। ठीक है जी। तो अब हमारी जनरेशन जो है वो बिल्कुल यानी कि लाइलम है। जो आज़ादी है ना जी, इसकी कीमत आप पूछिए फ़लस्तीनियों से जो बेगुनाह जेलों में हैं और उनके साथ जो अज़ियतनाक और दर्दनाक जो मराहल से वो जो गुज़र हैं, फिर उनकी जिस तरह से उनको शहीद किया जा रहा है, बर्बरियत उनके साथ की जा रही है। फिर इसी तरह से आप कश्मीर में देखें, मकबूजा कश्मीर में उनके साथ क्या हो रहा है, यानी वो तो अपने हक़ के लिए बोल भी नहीं सकते। हम तो अल्लाह का शुक्र अदा करें कि हमारे बुज़ुर्गों ने कुर्बानियाँ दी और उन कुर्बानियों के सिला में हमें ये टुकड़ा मिला और हम इसे संभाल नहीं पा रहे। और मैं तो दुआगो हूँ कि हमारी जो नस्ल है कोई इस तरह की पैदा हो जिस तरह के डॉक्टर अब्दुल कदीर थे। अगर एक बंदा था उसने यानी हमारी काया जो है, किस्मत जो है वो बदल दी। अगर वो एक बंदा ना होता तो शायद हम इस लेवल पे ना होते कि हम आलम से जो पूरी दुनिया है वो उसके यानी कि ना ये हम मसलत में हम आएँ और मसालियत करें। तो ये लेवल जो हमारा कब बना है, जब हम एटॉमिक पावर में आए।
तो मैं जब ये बात बता रहा था कि मेरी वालदा मुझे बताती थी कि वालदा ने क्या बताना था कि हमारे नाना जी बताते थे कि जब ये कत्ल गारत शुरू हो गई दोनों तरफ से, तो हमें जो हमारे जो उस वक्त हिंदू, क्योंकि उस वक्त हिंदू और जो मुसलमान थे आपस में रिश्तेदारी होते थे, तो उस वक्त कहते थे अब हमारे बस में नहीं है, अब बलवाई आ गए हैं तो मारदार कर रहे थे, अब निकल जाएं। तो कहते जब हम निकल रहे थे फसल में, तो वहाँ पे जब चीखने चिंगारने की आवाज़ आती थी, हम क्योंकि छुप के निकल रहे थे तो मारदार ना हो। तो मेरी वालदा जो थी वो छोटी सी 2-2.5-3 साल की, तो मेरे वालिद नाना ने कहा कि इसको फेंक दें क्योंकि ये रो रही है, तो इसके रोने से हम पकड़े जाएंगे, तो ये तो हमारी ये मौत की वजह बन जाएगी। तो कहते हमने कहा इसको छोड़ दें, अपनी जान बचाएं। तो कहते हमने उनको फेंक दिया, तो हमको ये 1-1.5 किलोमीटर गए हैं भाग के, लेकिन वो नानी कह रही है मेरी तो जो है ना जान निकली, मुझे चाहे मार दें, मैंने अपनी बच्ची को लेके आना। तो वो कहते हैं हम दोबारा गए हैं, तो वो वहीं पे रो रही थी, तो उसको उठा के लेके आए हैं। तो इस तरह के ये जो दर्दनाक वाक़यात हैं, और देखिए अगर वो वहाँ पे आज ना होती तो हम इस दुनिया में हम भी ना होते। बिल्कुल राव, मैं यहाँ ब्रेक से पहले एक जुमला बोलना चाह रहा हूँ कि ये जो राव साहब ने एक किस्सा सुनाया, किस्सा नहीं है। आप अंदाज़ा कीजिए कि पाकिस्तान अजीज़ था, बेटी अजीज़ नहीं थी बाप के लिए, और आज आप मुझसे या किसी बाप से पूछें तो कहते हैं कि औलाद से बढ़ के कुछ नहीं है। लेकिन जब कहते हैं कि इश्क और मोहब्बत की दास्तां हो, तो फिर कहते हैं कि माल, औलाद, जान, सब कुछ कुर्बान। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर खुशामदीद कहते हैं। हमारे ख़ास मेहमान उस्ताद माहिर तालीम हमारे साथ मौजूद हैं। मैं हाफिज़ गुलाम मोहिउद्दीन साहब की तरफ बढ़ूँगा। आप सब हमेशा पंजाब के अंदर, पाकिस्तान के अंदर, आप अब तो पूरे सरकारी मुलाजमीन, उसातिज़ा, किसी भी महकमे के मुलाजिमों इत्तेहाद हो चुका है। आपको बल्कि इस आज़ादी की मुबारक पे ये भी मुबारक हो जहाँ पाकिस्तान के पास हरमैन शरीफैन का तहफ़्फ़ुज़ आ चुका है। वहाँ बहुत सारी चीज़ें मुस्बत हुई हैं। हमारी भी 10वीं सालगिरह आज, 3-4 खुशियाँ हमारी तो इकट्ठी हुई हैं। क्या कहेंगे, क्या जज्बात हैं, और नई नौजवान नस्ल को उस्ताद होने के नाते क्या कहेंगे, हमें क्या ट्रांसमिट करना है, क्या उन्हें पैगाम पहुंचाना है ताकि ये जज्बा जो हमारे अंदर तो पैदा हुआ आज वो आगे नहीं जा पा रहा? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो जी पूरी कौम को यौम आज़ादी की बहुत बहुत मुबारक हो, आपके इदारे को भी बहुत मुबारक हो। ये यौम आज़ादी जो है ये अपनी नौइयत का मुनफरिद इस हवाले से है कि पाकिस्तान को दुनिया भर में बड़ी इज़्ज़त मिली है, बहुत ज़्यादा। मैं आज के इस मौजू को 2 हिस्सों में इस हिसाब से तकसीम करूँगा कि सबसे पहले तो ये आज़ादी हमने हासिल कैसे की। दुनिया की पूरे रुए ज़मीन पर 2 सल्तनतें ऐसी हैं जिनका वजूद कलमे की बुनियाद पे हुआ। एक रियासत मदीना और दूसरी रियासत पाकिस्तान। दुनिया में और कोई नहीं। और मेरा ईमान ये है कि क़यामत की सहर होने तक इन दोनों रियासतों ने इंशाअल्लाह रहना है, इंशाअल्लाह दोनों रियासतें, ठीक है। इसमें और पाकिस्तान को ये भी मतलब इसकी तारीख़ी हैसियत है कि दुनिया की सबसे बड़ी माइग्रेशन हुई। माइग्रेशन, इतनी बड़ी माइग्रेशन दुनिया में नहीं हुई। वो जो सल्तनत थी वो भी माइग्रेशन की बुनियाद पे बनी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत की। और ये जो पाकिस्तान की सल्तनत है इसको मुमलकत खुदादाद इसीलिए कहा जाता है कि ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से अदा करता है। देखिए अगर हम इसके हालात पे नज़र दौड़ाएं तो किसी लेवल पे किसी मौके पर मायूसी भी होती है हालात को देखकर कि इस मुल्क के रहने वाले, इस मुल्क से खाने वाले, इस मुल्क में आज़ादी का सांस लेने वाले इस मुल्क के ख़िलाफ़ बातें करते हैं। लेकिन इन सब चीज़ों के बावजूद इसको क़यामत के सहारे होने तक रहना है इंशाअल्लाह। ये ऐसी मुमलिकत है, इसको अल्लाह की तरफ से, अल्लाह के रसूल की तरफ से प्रोटेक्शन है और इंशाअल्लाह ये कायम और दायम रहेगी। अब दूसरी जानिब हम अगर मैं अपने मौजू पे आऊँ तो सूरत हाल ये है कि कोई भी मुमलिकत हो, मशीन हो, कोई बिल्डिंग हो, कोई इदारा हो, वो जिस मकसद के लिए बनाया जाता है अगर उस मकसद को पेश नज़र ना रखा जाए, उस मकसद को पसे पुश डाल दिया जाए तो फिर वहाँ ख़राबियाँ शुरू हो जाती हैं। फिर वो मशीनरी, फिर वो इदारा, फिर वो रियासत, वो सल्तनत, वो
कमाहकुहु अपना वो समर नहीं दे पाती अपने रहने वालों को, अपने देखने वालों को। मैं आपसे आपकी बात से एक बात निकालूंगा, मायूसी होना या तनकीद करना या बोलने का, ये भी तो हमें गुंजाइश इसी पाकिस्तान ने दी हुई है ना। पाकिस्तान वरना फ़लस्तीन वालों से पूछे क्या वो मायूस भी हो सकते हैं? किससे होना है ही कुछ नहीं जिससे मायूस होना है। यहाँ ये इसीलिए हो रहे हैं क्योंकि हमें उम्मीद है कल बेहतरी हो सकती है। जी बिल्कुल। ना उम्मीदी नहीं है, उम्मीद पे फिर भी हम मायूस होते हैं, यार कोई अच्छा आए तो ठीक हो जाए, यही कहते हैं ना। देखिए सबसे बड़ी उम्मीद और यकीन, बल्कि उम्मीद से अगली कैटेगरी है यकीन की। जब ये यकीन है कि इसने रहना है, जब ये यकीन है ना, तो फिर ये चीज़ बड़ी सेकेंडरी हो जाती है कि जनाब इसमें बेहतरी आएगी। क्यों नहीं आएगी? जब इसने रहना है तो बेहतरी आएगी, इंशाअल्लाह अज़ीज़ इसमें बेहतरी आएगी। मसला ये है कि हम जो जेनजी है ना, उससे जो थोड़ी सी पिछली नस्ल है, जी हाँ, हम आ जाते हैं। हम हैं। हमारा बुनियादी सवाल अपने आप से ये होना चाहिए, बजाय इसके कि हम ये पूछें कि इस मुल्क ने हमें क्या दिया। हमारा बुनियादी सवाल अपनी ज़ात से होना चाहिए कि हमने इस मुल्क को क्या दिया, कितनी बड़ी आज़ादी दी। हम यहाँ जिसके चाहे ख़िलाफ़ बात करें, जिस तरह का चाहे इंटरव्यू दें, जिस तरह के चाहे कमेंट्स करें, कोई है जो हमारी गर्दन दबोच ले? हम नमाज के लिए जाते हैं आज़ादी के साथ, जुम्मे के लिए जाते हैं आज़ादी के साथ, घूम रहे हैं, पढ़ रहे हैं, सारा कुछ हो रहा है, ये आज़ादी है। मामला ये है कि जेनजी है या उससे बाद आने वाली जो नस्ल है, उसको आज़ादी की जो कीमत मेरे और हम सब के आबा अजदाद ने पे की है, उससे आगाह करना बड़ा ज़रूरी है। मतलब तालीम जो है हमारा, थोड़ा सा अलमिया ये भी है कि आज भी मैं ये चेक करके आया हूँ कि 2.5 करोड़ बच्चे अभी आउट ऑफ स्कूल हैं। देखिए क़ायद आज़म का जो फरमान है, ईमान इत्तेहाद तंजीम, ईमान इत्तेहाद तंजीम पर सिर्फ इस सूरत में अमल दरामद हो सकता है कि लिटरेसी रेट हो। ईमान इत्तेहाद तंजीम का कॉन्सेप्ट जो है वो पता हो बंदे को, तो फिर उस पर अमल दरामद होगा ना। अगर उस पर अमल दरामद करना है तो फिर तालीम चाहिए, और अगर तालीम चाहिए तो फिर पूरे मुल्क में, मैं इस बात पे बड़ा डिटरमिन हूँ कि तालीम वो वाहिद ज़रिया है जो दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ सबसे बड़ा हथियार हो सकता है। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर खुशामदीद कहते हैं। आज़ादी नशरियात सिटी 41 की जारी है। बहुत ही ख़ास मेहमान फैसलाबाद कारोबारी, क्योंकि फैसलाबाद मानचेस्टर है पाकिस्तान का, तो कारोबारी बरदरी की जो इस वक्त फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ के सदर हैं, यानी कि अकास हैं, उनके नुमाइंदे हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। शेख फ़ारूक यूसुफ साहब जो कि सदर हैं फैसलाबाद ईवान सनअत तिजारत के, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए, और बहुत बहुत जश्न आज़ादी मुबारक हो। बहुत शुक्रिया जी आपको और तमाम अहले वतन पाकिस्तानियों को मेरी तरफ से भी जश्न आज़ादी का दिन मुबारक। बहुत शुक्रिया। बहुत मसरूफियात हैं सबकी, इसलिए मैं ज़रा जल्दी वाइंड अप भी चीज़ों को कर रहा हूँ ताकि हर एक की मसरूफियात से हम भी थोड़ा सा टाइम ले लें। कैसे देखते हैं, आज़ादी का महीना है, कुछ मुख्तलिफ, जैसे हाफ़ साहब के हर गेस्ट आगे एक जुमला बोल रहा है, इस पाकिस्तान जश्न आज़ादी के मौके इस पाकिस्तान के अंदर इस वक्त एक सवाल बदलने की ज़रूरत है। पाकिस्तान ने हमको क्या दिया? नो, हमने क्या दिया? इसको उजागर करना, इसको ज़ुबानी ज़द-ए-आम करना, इसे लेके आगे चलें ताकि हमें पाकिस्तान की तमीर और तरक्की के लिए किरदार अदा करना होगा। आप बहुत सारी तकारीर में इस्लामाबाद फर्स्ट इकनॉमिक समिट के अंदर से होकर भी आए। क्या इस वक्त आप देख रहे हैं पाकिस्तान किस डायरेक्शन पर जा रहा है और किस अमर की ज़रूरत है हमें? बहुत शुक्रिया बिलाल। आज का दिन एक तो ये हमें ये याद दिलाता है कि किन कुर्बानियों के बाद पाकिस्तान को ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह के नाम पे इसे हासिल किया गया। मैं ये समझता हूँ कि आज रिव्यू करने का दिन है। इसको हम सेलिब्रेट तो कर रहे हैं, लेकिन ये रवायती बातें हैं कि हम ये कहें कि पाकिस्तान क्यों बना था, किसने बनाया था, हम सब जानते हैं और हर 14 अगस्त को हर साल इसको सेलिब्रेट करते हैं। बट मैं ये समझता हूँ कि रिव्यू करें कि 79 ईयर में हम कहाँ पे खड़े हैं। बिल्कुल ठीक कहा आपने, आप साहब ने भी ठीक कहा कि इस मुल्क ने हमें क्या दिया, बट ये सवाल भी उतना ही एग्जिस्ट करता है कि हमने इस मुल्क को क्या दिया। और मैंने हमेशा बिलाल ये बात की है कि सबसे पहले इस रिव्यू में देखना है कि 79 ईयर में क्या हम एक कौम बन सके, क्या मीनासल कौम एक कौम बन सके,
क्या अपनी ज़ात से हम बाहर निकल सके, या अपनी ज़ात में ही रह के इसी के फ़ायदे सोचने के लिए दिन रात हमने एक कर दी। देखें, यहाँ पे एक अलमिया है। आज इस खूबसूरत दिन पे एक अहद करने का वक्त है। अलमिया ये है कि हमने कभी अदारों को मजबूत नहीं किया, हमने कभी इंस्टीट्यूट को मजबूत नहीं किया, हमने कभी मुल्क को मजबूत करने की कभी ठानी नहीं। हमने ये देखा कि मेरी फर्म जो है वो तरक्की कर जाए, मैं कितना इस मुल्क से पैसा जो है वो ले सकता हूँ। जब देने की बात आती है तो आई थिंक सो कि हम बहुत पीछे हैं। मैं आपके तवज्जो से ये पैगाम भी दूंगा कि हमें एक कौम बनना है और दुनिया का कोई मॉडल उठा के देख लें। जिन मुल्कों के हम मसाले देते हैं, जिनको आप फॉलो कर रहे हैं, उन्हें कभी कर्जा देते रहे हैं। उनको हम कर्जा भी देते रहे, और कर्जे के बाद देखें ये जितनी आपकी एयरलाइन है ये हमने ट्रेन की है, पाकिस्तान ने ट्रेन की। आज जहाँ पे एमिरेट्स कहाँ पे है, ये सब ये पाकिस्तान की एयरलाइंस ने इनको ट्रेन किया। लेकिन ग्रेजुअली हम डिक्लाइन का शिकार हैं। चाहे बिज़नेस कम्युनिटी को, क्योंकि मैं उनका नुमाइंदा हूँ, तो मैं देखता हूँ कि आज हमारे पास ट्रेड डेफिसिट है, एक्सपोर्ट डिक्लाइन का शिकार है। बट मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं इसके साथ बहुत सारी खुशखबरियाँ भी, बहुत सारी अच्छी चीज़ें भी हैं। आज सब्ज़ पासपोर्ट की इज़्ज़त है। आज पाकिस्तान का एक तशख़्ख़ुस जो है वो आलमी दुनिया में मीडिएशन का है, वो पीस का है, अमन का है। बिलाल, मैं आपको बड़ी प्रैक्टिकल बात बताऊं, और इस पे मैं पहले तो सल्यूट पेश करता हूं ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब को, मियां शहबाज शरीफ साहब को, फील्ड मार्शल जनाब आसम मुनीर साहब को, तमाम हुकूमती अहदेदारों को जिन्होंने इसमें हिस्सा लिया ईरान और अमेरिका की और इसराइल की जंग में। और इंडिया का, जब इंडिया ने हम पे अपनी बर्तरी साबित करने चाहा तो पाक अफवाज ने बता दिया कि पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह अपने दिफा में नाकाबिल तस्खीर है। सो कहीं ना कहीं ये अच्छी चीज़ें हुई। मैं आपको एक प्रैक्टिकल बताने लगा था कि रिसेंट फैसलाबाद चैम्बर का एक डेलीगेशन गया बार्सिलोना जी, तो हम डिफरेंट 12 वहाँ के डिपार्टमेंट्स में, जिसमें बार्सिलोना चैम्बर था, वेलेंशिया चैम्बर था, तो हम जब अपनी बिज़नेस की बात के बाद पाकिस्तान की बात करते थे, मैं करता था अपनी स्पीच में कि पाकिस्तान का एक सॉफ्ट इमेज के लिए कि पाकिस्तान ने इन जंगों में एक पीस का रोल, तो वी लव टू पीस, हम अमन पसंद कौम हैं। तो ऑनेस्टली मेरी बात पूरी नहीं होती थी तो वहाँ पर ये बात ज़द-ए-आम हो जाती थी कि नो डाउट कि पाकिस्तान अमन को पसंद करता है। उस जंग में जो लोग साइडें ले रहे थे, हाँ, हम सुलह वाले थे। हाँ, हम सुलह वाले थे। और सबसे अहम चीज़ जो पाकिस्तान को आज से कुछ साल पहले कहा जाता था कि शायद ये जो है ना कौम बहुत दहशतगर्द है, या पता नहीं क्या क्या हमारे बारे में कहा जाता था। एयरपोर्ट्स पे हमारी लाइंस जो हैं वो लहदा कर दी जाती थी। अब वो टोटली चेंज है। अब वो पाकिस्तान का कहा जाता है कि हाँ पाकिस्तान अमन पसंद है। इसके इर्द गिर्द वाले जो लोग हैं जिन्होंने हमें दहशतगर्द बनाने की कोशिश की, आज वो खुद इस जद में है। और मैं समझता हूँ कि आज के दिन एक जंग जीतने का अहद करना चाहिए। हमने सफारती जंगें जीत ली, लेकिन एक जंग जीतनी बाकी है बिलाल, वो है मैशत की जंग। बिल्कुल सही है। मैं फ़ारूक भाई, क्योंकि यहाँ बहुत कलील वक्त है, इसलिए मैं इख्तिताम की तरफ बढ़ूँगा। दोनों मेहमानों का शुक्रिया। आज़ादी मनाएं, लेकिन जो हमारे मेहमानों ने कहा, मैंने क्या दिया, और मौशत की जंग लड़ने के लिए गवर्नमेंट नहीं, हम सबको किरदार अदा करना पड़ेगा ताकि हम अपने मसल्स का जोर दिखाते पाकिस्तान को मजबूती से तामीर और तरक्की के साथ आगे लेकर चल सकें। इसी दुआ के साथ कि पाकिस्तान शाद रहे, आबाद रहे। बहुत शुक्रिया। जश्न आज़ादी मुबारक हो।